हाँ तो दिव्या जी, आज होरा शास्त्र सरावली में यूनिट 7 है, कारक का अध्याय। इसमें हम ग्रहों के कारक तत्व पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है पंचांग का। क्योंकि ग्रहों के वर्ष होते हैं, मास होते हैं और दिन होते हैं, होरादि होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनकी ताकत होती है। तो शुरुआत करते हैं। वारिसादि कथन। वर्ष का क्या कथन है? रविचंद्र भौम बुध जीव शुक्र शौरा दिनाधिपत्यश्च मासे चायुष यादो दिनेश्वरो दिनपतेश्च। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये वाराधिपति क्रमशः हैं। मतलब वारों के अधिपति हैं, राजा हैं। सूर्य चंद्र मंगल बुध, उसी सीक्वेंस में दिन होते हैं। सूर्य का रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, ऐसे। तो ये राजा हैं, वाराधिपति हैं, वारों के राजा। आश्विनादि मतलब अश्विनी नक्षत्र। तो आश्विनादि नक्षत्र से जो वर्ष में जो पहला वारिस हो वही वर्षेश होता है। मतलब जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में जाता है, तो ये तो प्राचीन श्लोक है। तो उस टाइम में कभी अश्विनी नक्षत्र एग्जैक्ट 00 पॉइंट पे रहा होगा, जिसे हम कहते हैं कि नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का कटान बिंदु। अभी वो कटान बिंदु एग्जैक्टली अश्विनी पे नहीं है, अश्विनी की शुरुआत पे नहीं है। पर फिर भी वो यहाँ मेंशन किया गया कि अश्विनादि, अश्विनी नक्षत्र से जब वर्ष की शुरुआत होती है, उस वर्ष का पहला दिन जो होता है वही वारिस होता है या वर्षीस होता है। तथा आश्विन आदि मतलब आश्विन के बाद जो भी मास पड़ेंगे, आश्विन नक्षत्र में आने के बाद हर दिन हर महीने चंद्रमास पड़ेंगे। वो चंद्रमासों में जो पहला दिन होगा उसका वार देख के मासों के भी वारिस होते हैं। मतलब उस मास का जो लॉर्ड होगा, राजा होगा। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि पूरे साल का राजा होता है, फिर मास का भी होता है। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये वाराधिपति क्रमशः हैं। अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार के ये राजा हैं। आश्विनादि अर्थात अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश करने के बाद जो वर्ष, नया वर्ष शुरू होता है, में जो पहला वारिस हो वही वर्षेस होता है। मतलब जो पहला वार पड़े, जैसे मंगलवार पड़ गया, तो उसका अधिपति मंगल राजा होगा। तथा आश्विनादि मासों में और जो आगे आने वाले मास हैं, हर मास की शुरुआत में, मतलब उस मास की जब शुरुआत हो तो उसमें जो प्रतिपदा के दिन वार पड़ेगा, उसका राजा ही उस मास का मासेस होता है। वर्तमान वर्ष में जो ग्रह वारेश होने से वर्षेश हो, उससे चौथा ग्रह वार क्रम से अगला वर्षेश होगा। मतलब वर्तमान वर्ष में जो ग्रह वारेश होने से वर्षेश हो, जैसे ये जो भी साल चल रहा है। और मंगल मान लीजिए, मंगलवार पड़ने से वारिस कौन बन गया? मंगलवार पड़ने से मंगल ग्रह पड़ गया। तो अगले साल कौन सा होगा ये हम गैस कर सकते हैं। उससे चौथा ग्रह वार क्रम से अगला वर्षेश होगा। वार क्रम से याद रखिए, वार का मतलब दिनों की बात कर रहे हैं। तो मंगल से गिनेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो अगला वर्षेश होगा। तो हम अगले वर्ष का कौन राजा होगा इसको काउंट करके बता सकते हैं। क्योंकि एक सावन वर्ष में 360 दिन होते हैं। अतः अब ये कैलकुलेशन बता रहे हैं कि चौथा ही क्यों होगा, क्योंकि एक सावन वर्ष में 360 दिन होते हैं। अतः अगले वर्ष का पहला दिन जो आएगा वो 361वां होगा। तो 361 को 7 से डिवाइड किया, क्योंकि दिन कितने होते हैं? 7। 51 बार गया लब्धि, शेष बचे 4। इसी शेष के कारण चौथा आता है कि वो चौथा बार पड़ेगा, जो शेष 4 रहा। अतः अगले सावन वर्ष का वर्षेश चौथा वारिस होगा। वारिस मतलब वार का राजा। बट सर जैसे अभी इस साल पड़ा है कल ना बुधवार को, तो नेक्स्ट ईयर आप बोल रहे 4 दिन बाद पड़ेगा।
इस साल जो बुधवार पड़ा, मतलब कल 1 जनवरी को, हम्म, उसको हम लोग हम्म। वैदिक में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये नए साल की शुरुआत नहीं हुई है, ये इंग्लिश न्यू ईयर है। अच्छा, तो अभी भी अश्विन वाला ही रेलिवेंट है? हाँ बिल्कुल, अभी भी आपका संवत 2081 ही चल रहा है, अभी 82 लगा नहीं। ये 9 अप्रैल के अच्छा, आसपास लगेगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक है तो सर। अभी तो हम लोग पुराने साल में ही हैं। ये तो इंग्लिश टाइम का जी, 2024-25 ही हम लोग बोलते हैं, ईस्वी सन से। ये यहाँ जी। नहीं पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में तो आपका हिंदी वाला चलता है, संवत। ठीक तो है ये सर। उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक। तो वारेस का मतलब वार के अधिपति, और वर्षेस जो उस साल में शुरुआत का पहला दिन हो, वार हो, उसका ग्रह का मालिक, वो वर्षेस होता है। तो वारेस मतलब वार का स्वामी, वर्षेस मतलब पूरे वर्ष का स्वामी। तो इसको निकालने का तरीका भी उन्होंने बता दिया। चौथा क्यों होगा? क्योंकि 360 दिन का एक वर्ष होता है। देखिए 360 एग्जैक्ट लिया है, 365 नहीं लिया गया, क्योंकि ये सावन वर्ष काउंट कर रहे हैं सूर्य की गति के हिसाब से। तो 361वां मेरा जो है अगला साल शुरू हो जाएगा। उसको 7 से भाग दिए, क्योंकि वार तो 7 ही होते हैं। तो 51 बार तो पूरा गया, शेष 4 बच गया। इसलिए अगले सावन वर्ष का वर्षेश चौथा वारिस। तो अगले सावन वर्ष का वर्षेश चौथा वारिस होगा। जैसे पहले वर्ष का वर्षेश रवि है, तो दूसरे वर्ष का बुध होगा। अब रवि, सोम, मंगल, बुध, रवि को काउंट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि रवि को छोड़ते हैं। जैसे हमने दृष्टियों में क्या पढ़ाया था, दृष्टि लेते हैं तो जो ग्रह जहां पे बैठा है उस हाउस को भी काउंट करते हैं, तभी तो 7 पूरा होगा, 7वीं दृष्टि। वैसे ही यहाँ पे रवि से है, तो रवि को लेके चलेंगे। तो पहले वर्ष का वर्षेश रवि है, मतलब उस वर्ष जो पहला दिन पड़ा था वो रविवार रहा होगा, तभी तो वर्षेश रवि हुआ, मतलब सूर्य। तो दूसरे वर्ष कौन वर्षेश बनेगा? तो दूसरे वर्ष का बुध। अब बुध बन गया तो तीसरे वर्ष का शनि, क्योंकि बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि चौथे नंबर पे शनि आ गया, इत्यादि प्रकार से होगा। अब इसमें कभी ऐसे त्रुटि हो जाए तो उसका कारण होता है कि बीच में कितने क्षय हो गए, हर महीने कुछ ना कुछ क्षय या अधिक मास होते हैं, उन सबको देखना पड़ता है। उससे परिवर्तन आ जाता है थोड़ा। वो काउंट करना पड़ता है कि 6 दिन कितने हुए और अधि दिन कितने हुए। अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज और भी डाउट रहती है बहुत सारे बच्चों को, लास्ट लाइन में हमने लिख दिया है कि संवत के बारे में। संवत 2021 पूर्ण कब होगा? चैत्र कृष्ण पक्ष। सुनिए, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस को। और अंतिम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अंतिम पेज पे होगा। अंतिम मतलब जो हमारा पंचांग का अंतिम पेज होता है मंथ का, वहां पे 2080 पूरा हो जाएगा संवत। संवत तो पूरा हो गया, लेकिन मास देखिए बट गया। चैत्र का कृष्ण पक्ष वहां पे निकल गया। अभी चैत्र का शुक्ल पक्ष बाकी है, और हमारा शुरुआत हो गया 2081। और ये प्रथम पेज में आएगा, अगला पंचांग जब छप के आएगा तो उसके प्रथम पेज पे 2081 संवत की शुरुआत होगी। और उसका जो पहला महीना होगा शुरू होगा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। तो जो हमारा चैत्र का मंथ है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 पंचांग में बटा हुआ है। जैसे आपने इस साल जो पंचांग लिया, तो लास्ट पेज पे चैत्र का आधा महीना मिलेगा, 15 दिन। फिर अगले साल जो पंचांग छप के आएगा उसमें मिलेगा। जबकि टाइम तो कंटिन्यू है, टाइम थोड़ी चेंज हुआ। अब जैसे अभी चैत्र कृष्ण पक्ष कंप्लीट होगा जब, तो उसके अगले ही दिन शुक्ल पक्ष लग जाएगा। लेकिन पंचांग हमारा अगला छप जाता है, क्योंकि हमारा जैसे ही वर्ष पूर्ण हुआ तो अगले वर्ष का अगला पंचांग बन जाता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, चैत्र शुरुआत में भी था और चैत्र अंत में भी है। तो उसका कारण यह है क्योंकि हमारा नया पंचांग छप जाता है। इस कारण
ये कंटिन्यूएशन में है। 2080 के बाद क्या आएगा? 2081। तो जाहिर सी बात है 2080 में जहां पे हमने खत्म किया चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस, तो चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस के बाद फिर प्रतिपदा ही तो लगेगी। तो प्रतिपदा लग गई शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की। और इसका कारण क्यों है ऐसा बंटने का? क्योंकि आपको लंकोदय में पढ़ाया गया कि लंका में पहली बार जब सूर्य उदित हुआ था तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पे उदित हुआ था, इसलिए नए साल की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। तो नए साल की शुरुआत तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मान लीजिए। और हर महीने कृष्ण पक्ष में शुरू होता है, शुक्ल पक्ष में कंप्लीट होता है, ऐसा माना जाता है। तो जब हमारे युग की शुरुआत हुई, पृथ्वी पे सूर्य उदित हुआ, तो एक्चुअली में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से उदित हुआ। लेकिन महीने जब अगला महीना शुरुआत होता है तो शुक्ल पक्ष चैत्र कंप्लीट होते ही चैत्र के बाद बैसाख आएगा, तो आप देखेंगे बैसाख की शुरुआत कृष्ण पक्ष से हुई है। फिर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष करता हुआ ईयर कंप्लीट होगा। जब ईयर कंप्लीट होगा तो कृष्ण पक्ष पे कंप्लीट होगा चैत्र के। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक। अब पंचांग में कुछ चीजें यहाँ पे हम बताएंगे। ये देखिए लिखा है, ये 2024-25 जिसे हम कहते हैं संवत 2081। तो 2081 संवत में राजा मंगल ये लिखा है और मंत्री शनि लिखा है। तो ये राजा मंगल मतलब भौम का मतलब मंगल हुआ, और मंत्री शनि का मतलब हुआ कि ये इस वर्ष की शुरुआत, ये 2081 संवत की शुरुआत का पहला दिन अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन था वो मंगलवार रहा होगा। तभी तो हमने उसको राजा मंगल लिखा। और जब 2081 कंप्लीट होगा संवत, तो अंतिम दिन जो आएगा वो जरूर मंत्री शनि, अर्थात वो अंतिम दिन वार कौन सा था? शनिवार था। तो उसका जो वार का वारेस है वो शनि महाराज हुए, तो वो मंत्री बन गए। अर्थात जो संवत मेरे ईयर होते हैं, तो ईयर का शुरुआत का दिन का लार्ड जो है मेरा वारिस होता है, और ईयर का अंतिम जो दिन होता है उस वार का वारिस मेरा मंत्री होता है। यही पंचांग में सबसे ऊपर छप के आता है, राजा भौम मंत्री शनि। क्योंकि इस 2021 के संवत में पहला दिन मंगलवार था और अंतिम शनिवार है। और इसमें एक चीज पंचांग में यहां और भी लिखी गई है, अग्रिम वर्षे चैत्र शुक्ल एक रविता। जो अगला वर्ष आएगा 2081 के बाद 82 लगेगा, संवत 2082, तो उसका पहला दिन रविवार होगा। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को रविवार होगा। और वो ऐसे भी पता चल रहा कि जब यहाँ मंत्री शनि है, तो शनिवार को 2080 कंप्लीट हुआ, तो रविवार को जो है अगला 2082 शुरू हो जाएगा। ठीक। ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमने आगे पेज लगाए हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसमें हमने लिखा है कि 9 अप्रैल 24 हिंदी नव वर्ष 2081 शुरू, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगल राजा। अब देखें यहाँ पे ये शुरुआत है, संवत 2081 की शुरुआत, ये लिखा है श्री शुभ संवत 2081। इसकी शुरुआत हुई, जब शुरुआत हुई तो पहला चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा को यह मंगल पड़ा था, इसीलिए राजा मंगल हुआ। ठीक। जी। कभी भी ये मत कंफ्यूज होइएगा कि जब पहला दिन आया तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जब सूर्य मेष में 00 क्रांति अंशकला विकला पे होगा तो शुरू होगा। वो तो उस समय के लिए था जब हजारों साल पहले जो नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का कटान बिंदु था, वहीं पे अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होती है, वहीं से मेष की शुरुआत होती थी तब। लेकिन अभी तो अयनांश के कारण बदल गया, 24 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। इसीलिए आप ध्यान दें कि जब नया साल शुरुआत हुआ, तो क्या सूर्य जो है 00 राशि में पहुंचा, मतलब 12 राशि पूर्ण किया? नहीं पूर्ण किया, बल्कि 11 राशि 25 अंश लिखा हुआ है।
मतलब वो पूर्ण नहीं किया। ये इसीलिए कहते ना कि ये सायन, ये रियल चीज ये है। निरियल में तो हम जीरो जीरो मान के चलते हैं, और ये सूर्य पूरा कर रहा है जीरो जीरो राशि अंश कला विकला कब पूरा कर रहा है? ये जब क्रांति मेरी 9/11 है। तो इसको मतलब क्रांति में और इसमें अंतर है। सूर्य आगे चला गया, क्रांतिमान 9 डिग्री 11 मिनट हो गए, तब उसने राशि जीरो जीरो पहुंची, मतलब तब मीन राशि पूर्ण किया है। इसका मतलब अयन मेरा चेंज है इस समय। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? यहाँ ये तो आपने समझ लिया कि संवत, यहाँ चांद्र संवत्सर 2081 विक्रमी ये शुरुआत हो गया है। हर साल जब नया हिंदू वर्ष लगता है तो उसी दिन, क्योंकि प्रतिपदा होती है, तो इसे हम कहते हैं वसंत के महीने की नवरात्र प्रारंभ हो जाती है। पहला दिन होता है नवरात्र का। और ये 9 अप्रैल को हुआ था, क्योंकि यहाँ दिनांक 9 अप्रैल से 23 अप्रैल का एक कैलेंडर है। तो 9 अप्रैल को सन 2024 में नया वर्ष की शुरुआत हुई थी। तो आप समझ गए, हिंदू नव वर्ष शुरुआत जो है अप्रैल में हुआ, जबकि हम लोग मना तो रहे हैं जनवरी में। तो ये इंग्लिश वाला है। इसकी वैल्यू जी। एक्चुअली में हम लोगों के पंचांग में बिल्कुल भी नहीं है। नया वर्ष तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। नया वर्ष अप्रैल में शुरू होगा। और उसका कारण ये है, तब चैत्र का शुक्ल पक्ष लगेगा प्रतिपदा। तो इस पेज पे हमने आपको बताया कि 9 अप्रैल 24 हिंदी नव वर्ष 2081 शुरू। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन मंगलवार था तो वही राजा बना। सूर्य जीरो राशि जब क्रांति 9 डिग्री 11 मिनट। ये प्रूव है कि हमारा अयन डिफरेंट है इस टाइम में, क्योंकि सूर्य जीरो राशि पर जा रहा है, लेकिन क्रांति का मान जीरो जीरो ना होके 9 डिग्री 11 मिनट है। और उस टाइम में सौर वैशाख, अर्थात सौर मास जो है, वैसे तो हम चैत्र महीना बोल रहे हैं और सौर वैशाख लिखा है इसमें, तो ये भी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लीजिए। अगली ही लाइन पे लिखा है सौर वैशाख मासारंभ, जहां पे सूर्य जीरो जीरो लिखा है। मतलब मीन राशि से, जैसे ही मीन राशि से वो पहुंचा अगली राशि मेष राशि में जीरो जीरो, तो सौर का वैशाख का महीना शुरू हो गया। मेरा सूर्य वैशाख के महीने में पहुंच गया। लेकिन ये पूरे के पूरे दिन तो चैत्र में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये चैत्र का शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो अभी कंफ्यूजन ये हो गया कि दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ लिखा है सौर वैशाखारंभ, और यहाँ पे लिखा है 9 से 23 अप्रैल। ये चैत्र का कौन सा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये जितना महीना होता है प्रतिपदा वाला, अमावस पूर्णिमा वाला, ये चंद्रमा से है। नव वर्ष भी हम चंद्रमा से डिफाइन करते हैं, जब चैत्र के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पहुंचता है। तो यहाँ पे क्यों लिखा है कि सौर वैशाख? ये सूर्य के कारण चल रहा है। सूर्य का सौर मास सौर वर्ष होता है, चंद्र के कारण चंद्रमास चंद्र वर्ष होता है। ठीक, इसीलिए क्योंकि सौर वर्ष का और सौर मास का महत्व इन पंचांग में कम होता है, तो इसलिए वो लाइन में लिख दिया जाता है। पर पूरा का पूरा पंचांग चंद्रमा के हिसाब से डिफाइन किया गया है, इसलिए मोटे मोटे अक्षरों में बड़े बड़े ये यहाँ पे ये सब चंद्रमा के कारण। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊपर लिखा है चैत्र और अंदर छठवीं लाइन पे लिखा है वैशाखरम, और ये पढ़ रहा है जब जीरो जीरो राशि कला विकला पे सूर्य है। और ये डेट आ रही है 14 अप्रैल, जबकि नया साल की जी। शुरुआत 9 अप्रैल को हो गई और 14 अप्रैल को ये सूर्य जीरो जीरो। ये डिफरेंसेस आते हैं अयनांश के डिफरेंस के कारण। अब अगला पेज देख लीजिए। आज ये मेनली पंचांग का ही टॉपिक है। जी सर। अब ये हम लोग देख रहे हैं अंतिम पेज, पिछले साल का जो अंतिम पेज है, मतलब 2024-25 ये जो चल रहा है, तो वो 2024 का पहला पेज था जो हमने दिखाया था, मंगल राजा।
तो ये अंतिम पेज है। तो यहाँ पे अंतिम पेज जरूर ये कौन सा होगा? हमने बताया ना, अंतिम पेज उस 2081 के कंप्लीट होने का है। संवत 2081 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे अंतिम दिन अमावस पड़ेगी, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है। कौन सा? चैत्र के महीने का। चैत्र के महीने की से शुरुआत होती है। आधा चैत्र मतलब 2023 में जो अंतिम महीना पड़ा था, तो चैत्र का आधा वहां पे था। फिर 2024 में आधा अगला चला आया। उसी तरह फिर 2024 के लास्ट में ये वाला चैत्र का ये आधा पड़ रहा है, कृष्ण पक्ष पहले पड़ गया। अब 2000 जो हमारा कैलेंडर अब आने वाला है 25-26 का, उसमें आपको मिलेगा शुक्ल पक्ष चैत्र का। तो यहाँ पे देखिए 30 अमावस कृष्ण पक्ष, ये चैत्र के महीने का शनि लिखा है, इसीलिए मंत्री है ये इस वर्ष का 2081 संवत का ये अंतिम दिन, या हम कहेंगे वार जो पड़ रहा है शनि है। तो शनि का लॉर्ड शनिदेव है, तो वो वारिस हो गए। अंतिम महावर्ष का आधा ये हम आपको समझा चुके हैं। ठीक? अब कैलेंडर का ये यहाँ पे एक चीज और हम बताएंगे। ये राशि, ये रवि क्रांति दी है, और दा का मतलब दक्षिण। तो ये आप देखिए, ये नाड़ी वृत्त है, ये क्रांति वृत्त है। क्रांति वृत्त पे सूर्य चल रहा है, तो सूर्य धीमे धीमे अगर दक्षिण में है तो नाड़ी वृत्त के पास जा रहा है, और जब कट कट करेगा तो क्रांति जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर दक्षिण में है और लगातार इधर जा रहा है तो उसकी क्रांति मान घट रही है। इसलिए आप देखिए 357 से घट के 334, फिर 310, इस तरह घटते घटते एक 12 आई। अब 12 से घट के एक हट गया, इधर जीरो लग गया, और ये 48 हो गई। 48 से घट के 24, 24 से घट के एक, तो 24 से घट के एक आई। अब एकदम जीरो होने ही वाली है। तो इसके मतलब सूर्य एकदम नाड़ी वृत्त पे पहुंचने वाला है। जैसे ही नाड़ी वृत्त पे पहुंचेगा तो क्रांति और नाड़ी का कटान बिंदु आ जाएगा, उसी को संपात बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब वो यहाँ पे जीरो एक के बाद जीरो जीरो आया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तर 23। जीरो जीरो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम स्पष्ट सूर्योदय का टाइम डालते हैं या सूर्यास्त का टाइम डालते हैं। तो सूर्योदय, अब ये जीरो जीरो एक्चुअली में इससे पहले वाले दिन जीरो एक के बाद जीरो जीरो 12 बजे के आसपास आया होगा, लेकिन हम पंचांग में हर दिन सूर्योदय के टाइम का बनाते हैं, तो सूर्योदय के टाइम तक में वो 23 कला तक पहुंच गया था। इसीलिए जब ये जीरो एक लिखा, तो जीरो एक के बाद जीरो आया, लेकिन कब? इसी दिन दोपहर 12 बजे। ठीक। इसमें देख लीजिए सूर्य स्पष्ट गति, सूर्योदय यहाँ लिखा है। सूर्योदय यहाँ देखिए 6 बजे के आसपास हुआ, घंटा मिनट में 6 बजे, और उस समय जीरो एक था, कला में एक था। तो ये एग्जैक्ट जीरो कब पहुंचेगा? तो 6 बजे के बाद पहुंचेगा। तो ये करीब 11:30-12 बजे के आसपास जैसे ही पहुंचेगा, तो उस टाइम पे पलभा निकाली जाती है। आपको पढ़ाया गया है ना, ये श्लोक याद होगा, मेषा दिगे सायन भागा सूर्य दिनार्थ ज्या पलभा। ये श्लोक आप याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी जी। आप करण में हमने पढ़ाया था, ये सिद्धांत में भी है। तो वो यहीं से पता चलता है कि किस दिन हम पलभा निकालेंगे। बोला है संपात बिंदु पे निकालेंगे। संपात बिंदु कहां से? पंचांग में देखिए क्रांति क्या चल रही है, दक्षिण क्रांति है। दक्षिण क्रांति यहाँ पे एक पहुंची, इसके बाद जीरो जीरो आ जाएगी, लेकिन पंचांग में लिखा नहीं जाएगा। वो आपको खुद समझना है कि कब पहुंचेगी, क्योंकि 24 घंटे में तो 1 डिग्री चल जाएगा, 57 मिनट चल जाता है सूर्य। तो जीरो जीरो तो किसी एक पल में आएगा ना। वो 12 बजे के आसपास आप देखिए, और उस समय जिस शहर में भी है वहां पे 12 अंगुल के पोल का छाया देखिए। लंका में तो एकदम जीरो मिलेगा, छाया मिलेगी ही नहीं, लेकिन लखनऊ में तो मिलेगी। उसी को 6 अंगुल 4 प्रति अंगुल हमने बोला था। तो वो उस पलभा से फिर आप निकालते हैं चरखंड, और चरखंड से क्या निकालते हैं कि यहाँ पे राशियों का मान क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू लंकोदय, लंका की राशियों के मान से यहाँ का, कि यहाँ कितने मिनट रहेंगी, कितने घंटे मिनट। तो वो यहाँ पे क्लियर हुआ।
अब ये हमने इसलिए मार्क कर दिया कि 01 के दिन ही दोपहर पे चेक करेंगे। ये 21 लिखा है, और 21 क्या है ये? 21 मार्च है ये, क्योंकि आप यहां देखें तो ये 11 से 25 मार्च का कैलेंडर है 2024 का। तो 21 मार्च को एग्जैक्ट संपात बिंदु पे था। और 21 मार्च पे ईयर तो चेंज हुआ नहीं, इसलिए संपात बिंदु का ईयर चेंज होने से कोई लेना देना नहीं। कभी रहा होगा अयनांश का डिफरेंस होने के कारण। अब यहीं से आप अयनांश का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। कैसे? कि जब मेरा संपात बिंदु 01 यहां पे मिला, तो उस समय स्पष्ट सूर्य का मान 11 राशि 6 डिग्री था। मतलब संपात तो 0 हो गया, सूर्य 11/6 पे है। होना कितना चाहिए? एग्जैक्ट 12 पूरा हो जाना चाहिए यहाँ पे, और इसको 0 पे प्रवेश करना चाहिए, मीन पूरी होना चाहिए। तो अभी मीन में डिफरेंस कितना? 11/6 के बाद मीन आने में अभी कितना टाइम बाकी है? अंश कला में बताइए। 4 मिनट। 4 मिनट नहीं, 11 हम्म। राशि अंश 6 डिग्री, और एक राशि हम्म। 30 डिग्री की होती है। तो 11 एक राशि तो राशि। पूर्ण हो गए। अगली 12वीं राशि में 6 अंश चल चुका है। तो 4 × 30 करेंगे ना? ठीक है, 11 राशि पूर्ण हो गई, 12वीं राशि 6 डिग्री निकल चुका है। तो हम्म। 24 डिग्री तो बचे, क्योंकि 30 डिग्री की पूरी में अगली राशि है मीन राशि। हर राशि 30 डिग्री की है, हर राशि का मान अच्छा। 30 डिग्री है। अच्छा, हाँ, कितना बचा है? हाँ, ठीक है। हाँ, कितना बचा, हमें वही तो चाहिए कि अभी सूर्य को कितना और हम्म। चलना बाकी रह गया। 11/6 तो निकाल चुका हम्म। वो, हम्म। तो इसलिए 24 डिग्री बचा। और आजकल अयनांश कितना है? अयनांश 24 ही तो है, ये देख लीजिए नीचे लिखा है यहाँ पे। अयनांश ये लिखा है 24, ये देखिए हम गोला घुमा रहे हैं। अयनांश 24। वो बाकी कला अच्छा। विकला में दिया है वो बात अलग है। एग्जैक्ट 24 हम्म। लिखा है, और वो यहां से प्रूव हो रहा है। जब संपात बिंदु पे पहुंचा सूर्य, तो राशि पूर्ण नहीं हुई थी बात मीन, 11/6 ही थी। इसका मतलब अभी बाकी है। कितना बाकी है? 24 डिग्री। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितने का? 24 डिग्री का। इसी को हम अयनांश कहते हैं। अच्छा। करेक्ट। जी, जी, जी। तो 21 मार्च जब 00 क्रांति का मान हो, तो उस दिन हम पलभा निकालते हैं। इसको चेक करने के लिए देख सकते हैं, ये दक्षिण में है तो घटती चली जा रही है, क्योंकि सूर्य एकदम पहुंचने वाला है कटान बिंदु पे। घटने के बाद जैसे ही 00 होगा, उस दिन हम पलभा निकाल लेंगे। 0 के बाद क्या होगा? तुरंत उत्तर गोल में सूर्य आ जाएगा। अब उत्तर गोल में वो आगे बढ़ेगा, तो पीछे नाड़ी वृत्त छूट गया। और नाड़ी वृत्त छूट गया, तो अब एंगुलर मान बढ़ने लगेगा, इसलिए क्रांति का मान बढ़ने लगा। अब 1 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 46 हो गया। यहीं से उल्टी गिन मतलब उल्टा हो गया। अभी घट रहा था, 0 हुआ, और बढ़ने लगा। एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब समझ में आता है। जी। अब भाई हम लोग जो ये महीना चल रहा है, ये फागुन का महीना चल रहा, मतलब अंतिम जो पार्ट है 2081 संवत का, जो खत्म होने वाला पेज है, उससे भी एक पेज पहले हैं हम। क्योंकि फागुन के बाद चैत्र लगती है, कृष्ण पक्ष चैत्र। अब कृष्ण पक्ष चैत्र में ही ईयर कंप्लीट होता है, और हम उससे एक पेज पहले हैं फागुन शुक्ल पक्ष। और वहीं पे लिखा है राष्ट्रीय चैत्र मासारंभ, राष्ट्रीय नववर्ष साके 1946 प्रारंभ। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा शक वर्ष है 1946, इसकी शुरुआत कब होती है? सूर्य से नहीं, बल्कि हम दिखाते हैं सूर्य जब संपात बिंदु पे पहुंच गया, तो हमारा नया शक वर्ष शुरुआत हो गया। संवत की बात नहीं कर रहे हैं, शक 1946 प्रारंभ। और राष्ट्रीय चैत्र मास प्रारंभ, ये माना जाता है कि चैत्र महीने का शुरुआत हो गया।
पर हुआ नहीं असली में, क्योंकि चैत्र का शुरुआत तो तब होगा ना जो चंद्र के हिसाब से। ये तो सूर्य के हिसाब से लिख दिया, इसलिए सूर्य की इंपॉर्टेंस कम होने के कारण इसको यहाँ लाइन में लिखते हैं, बोल्ड लाइन में ऊपर नहीं लिखते हैं। चैत्र का महीना, अभी ये देखिए ये फागुन चल रहा है, ये फागुन यहाँ कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद अगले पेज पे आएगा चैत्र। जी। तो ये इसी में एक श्लोक दिया है, इसमें जब मास और दिन की सहायता, जब पूरे पूरे साल का निकालते हैं तो हम 7 से डिवाइड करके ये बता देते हैं कि 4 शेष बचा, और उससे जो चौथा अधिपति होगा मेरा अगला वारिस होगा। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि भाई नहीं, हम पूरे साल का क्यों निकालें, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी 4 मास 4 दिन बीते हैं, अब बताओ कैसे हम निकालेंगे वारिस, तो उसका भी फार्मूला है। जब मास और दिन की सहायता से वारिस जानना हो तो गत मासों को 30 से गुणा कर गत दिन संख्या जोड़कर 7 का भाग देने से तब भी वारिस आप निकाल सकते हैं। तो वारिस निकालने का दूसरा तरीका ज्यादा सूक्ष्म है। पूरा 361 लेने की बजाय अगर आपको गत मास पता है तो उसमें 30 से गुणा करें, तो गत दिन निकल आएंगे। फिर उसमें गत दिन ये पूरे पूरे, जैसे 4 मास 4 दिन बीता, तो 4 मास में जितने दिन हुए 4 गुणे 30 हो गए, और 4 दिन हमने और बोला उसको भी जोड़ दिया, तो 4 गुणे 30 120 धन 4 124 दिन निकल गए बटे 7। अब जो आपका शेष आया वो वारिस होगा, लब्धि को छोड़ देना है, शेष से मतलब है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, वो वाला इसकी तरीका। काउंटिंग कौन से होगी? 0 = रविवार की सोमवार? यहाँ पे जब शेष आएगा तो जीरो से रविवार सोमवार हम नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि जीरो से क्या होगा। वैसे तो जीरो से सोमवार होता है, अच्छा। हरगढ़ में जो हम लोगों ने पढ़ा है जीरो से हम्म। सोमवार। पर ठीक है। यहाँ पे जीरो मतलब नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, श्योर 4 ही आएगा, क्योंकि चौथा ही लॉर्ड हमेशा अगले साल होता है वारिस। और उसको बताया है, प्रूव किया है यहाँ पे कि ऐसे हमने निकाला है। जी। सौर चांद्रमास निर्णय, तो इसमें सूर्य 30 अंश जितने समय में भोगता है वह काल सौर मास है। मेष भोग काल में चैत्र, वृष भोग काल में वैशाख इत्यादि। तो सौर चांद्रमास निर्णय जो है, इसमें हम कर सकते हैं कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे सौर संक्रांति कहते हैं। इसीलिए सूर्य का मान कितना दिया गया, सूर्य कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के श्लोक में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो 12 राशियों का परिवर्तन करता है, इसलिए 12 तरीके के महीने बन जाते हैं। तो वही यहाँ लिखा है, सूर्य 30 अंश जितने समय भोगता है वह काल सौर मास है। मेष को भोगने में जितना समय लगता है, तो मेष भोग काल में चैत्र का महीना, वृष भोग काल में वैशाख का महीना, इत्यादि प्रकार से 12 महीने होते हैं। क्योंकि हर राशि को भोगने में जो टाइम लगता है उसको एक नाम दे दिया गया है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। शुक्ल प्रतिपदा से 30 तिथियों का एक मास चांद्रमास, चंद्रमा के बारे में बताया गया। शुक्ल प्रतिपदा से 30 तिथियों का एक मास चांद्रमास होता है। अतः आहारगण साधन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से किया जाता है। वर्ष की शुरुआत भी यहीं से होती है, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही वर्ष की शुरुआत होती है। भावेश व उसके कार्य, भाव से संबंधित कार्य उस भावेश ग्रह की राशि में, उस भावेश की लग्न से 3 6 10 11 उपजय भाव स्थिति में, उसके लग्न में, उसके वर्ष मास व दिन में प्रशस्त होते हैं। पुनः वर्ष से मास, मास से वार तथा वार से होरा अधिक बलवान है। इसमें वर्ष को एक पाद 25% बल, मास को 50% द्विपाद तथा दिन को 75% त्रिपाद
व होरा को संपूर्ण बल 100% मिलता है। इसी अनुपात से ग्रह के कार्यों की सिद्धि वर्ष मास दिन होरा में होती है। तो यहां पे बताया कि भावेश व उसके कार्य, भाव से संबंधित कार्य उस भावेश ग्रह की राशि में। तो ये लैंग्वेज थोड़ा टफ लग रही है, लेकिन यहां पे ये बताने जा रहे हैं कि अगर हमें ये पता है कि किसी भी ग्रह का किसी न किसी भाव में तो होगा ही, और जिस भाव में होगा उसका फल देगा, साथ ही उसकी राशियां कहीं और लगी हैं तो उन भावों को भी वहीं पे देगा, डिफाइन करेगा। अब इसका फल कैसे मिलता है? इसमें वर्ष में, अगर वर्ष के हिसाब से निकालेंगे तो कम मान मिलेगा, मास में थोड़ा ज्यादा, फिर दिन में और भी बहुत ज्यादा, और संपूर्ण बल मिलेगा होरा। ये उसी तरह से है जैसे चीनी, शुगर को एक फिक्स अमाउंट अगर आप लोटा में डालेंगे तो बहुत कम मीठा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम है इसका। छोटा वॉल्यूम कर दिया, चीनी उतनी रखी तो ज्यादा मीठी, फिर चम्मच में लिया तो बहुत छोटा साइज होने के कारण अब बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। उसी तरह से जब एक वर्ष की बात करते हैं तो सबसे कम असर होता है, और जब एक दिन की बात करते हैं तो 100% उस ग्रह की ताकत मिल जाती है। इसीलिए चंद्रमा के केस में सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है, क्योंकि वो उसका जो काउंटिंग हम करते हैं हर 2 सवा 2 दिन पे, क्योंकि वो अपना नक्षत्र बदल लेता है इतनी जल्दी, उसकी गति इतना है क्योंकि वो बहुत पास है। तो यहाँ पे भाव से संबंधित कार्य, जैसे 5वें भाव में मंगल है, तो भाव से संबंधित कार्य उस भावेश ग्रह की राशि में, अब उसकी राशियां कहीं और लगी हैं, उस भावेश ग्रह की राशि में, उस भावेश की लग्न से, अब उसको हम लग्न में बैठा देते हैं उस ग्रह को उठा के, तो वहां से देखते हैं कि 3, 6, 10, 11 पे कौन कौन सी राशियां लग रही हैं, उनकी क्या स्थिति है। अब 3, 6, 10, 11 को ही क्यों देखते हैं? क्योंकि ये उपचय हाउस है, ये वृद्धि कारक होते हैं, तो यहाँ पे उनकी ताकत बढ़ जाती है ग्रहों की, उसके लग्न में, उसके वर्ष मास व दिन में प्रशस्त होते हैं। अब उसका असर 25, 50, 75 और 100% का हिसाब हम निकालते हैं। वर्ष मास, फिर वर्ष हो गया, मास हो गया, वार हो गया, फिर हो रहा, इसी अनुपात से हम कर लेते हैं। अब इसका एक उदाहरण देंगे। उदाहरण अभी क्योंकि टाइम कम है, ये बंद भी हो जाएगा अभी, तो 10 मिनट बाद हम आपको लिंक भेजते हैं फिर से, ठीक है? जी।